हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी। आज हम कक्षा 6 पार्ट 2 जिसका नाम बोल है उसका प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट से मेरी समझ से का नंबर है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधित थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। हालांकि ऑप्शन 2 भी हो सकता है। सबसे सटीक उत्तर डी होगा, इसलिए हम इसे डी मारे हैं। अगला है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनके हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका उत्तर होगा उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो पहले ऑप्शन के सामने आप तारा बना लीजिएगा। फिर अगला है ख नंबर, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। पहले हमने चुना कि वे जानते थे कि खेल का सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका कारण होगा, उन्होंने मैदान पर अपना बदला खेलने के जरिए लिया, न कि मारपीट या गुस्से से। यह एक सच्चे खिलाड़ी की खेल भावना का उदाहरण है। यह आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। फिर दूसरा है, दूसरे का उत्तर हमने चुना कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो इसका कारण हम लिख देंगे कि ध्यानचंद जी की हॉकी खेलने की शैली इतनी अनोखी और चमत्कारी थी कि लोग उन्हें जादूगर कहने लगे। उन्होंने बॉल को ऐसे कंट्रोल में रखा जैसे वह उनकी स्टिक से चिपकी हो। मतलब ध्यानचंद ऐसे खेलते थे कि बॉल हमेशा उनके ही पास रहती थी। तो अगला देखते हैं प्रश्न, मिलकर करें मिलान। ठीक है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है, यहाँ पर अर्थ या संदर्भ। पहले है लांस नायक, बर्लिन ओलंपिक, पंजाब रेजिमेंट, सैम्पर्स एंड माइनस टीम, सूबेदार, छावनी। पहले यहाँ पर है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। लॉन्स नायक किसे कहा, जो सैनिक के ऊपर वाले रैंक के जो सैनिक कंट्रोल करते थे उन्हें लॉन्स नायक कहा जाता था। तो इसका मिलान हम दूसरे नंबर भारतीय सेना का एक पद रैंक है, इसे मिला देंगे। दूसरा नंबर है बर्लिन ओलंपिक, इसे हम चौथा नंबर मिला देंगे। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तीसरा है पंजाब रेजिमेंट। तो पंजाब रेजिमेंट आप स्वतंत्रता के से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल था पंजाब रेजिमेंट। तो आप तीसरे का पाँचवें से मिला देंगे। फिर चौथा है सैम्पर्स एंड माइनस टीम, आप इसे छठे के साथ मिला देंगे। अंग्रेज़ों के समय का एक हॉकी दल था सैम्पर्स एंड माइनस टीम, सूबेदार। पाँचवें को आप पहले से मिला देंगे। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। फिर छावनी किसे कहते हैं? छावनी जहाँ पर सैनिक रहते थे वहाँ पर उसको छावनी कहा जाता था। तो चलिए एक बार फिर से इसको सही से मिलान कर लेते हैं। लॉन्स नायक को आप दूसरे से मिला लीजिएगा। बर्लिन ओलंपिक को आप चौथे से मिला लीजिएगा। पंजाब रेजिमेंट आप पाँचवें से मिला लीजिएगा। सैम्पर्स एंड माइनस टीम आप इसे छठे के साथ मिला लीजिएगा। सूबेदार
सूबेदार आप इसे पहले के साथ मिला लीजिएगा और छावनी छावनी आप तीसरे से मिला लीजिएगा। तो ये तो हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है तो उसे अपने मन से डर का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी बुरा घटित हो सकता है या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी न किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। ख नंबर है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे। इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। मतलब वो सारी गोल खुद नहीं मारना चाहते थे, वो चाहते थे कि और भी गोल करने का श्रेय मेरे किसी और दूसरे खिलाड़ी को मिले। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। तो आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे। ध्यानचंद की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था लगन, साधना मतलब होता है लगातार प्रयास करना, और खेल भावना, खेल में हमेशा प्रेम दिखाना। अगला प्रश्न चलिए फिर से देखते हैं। किन बातों में ऐसा लगता है कि वे ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे। यह बात उनके कोई व्यवहार से समझ में आती है। वे जब भी गेंद को गोल के पास लाते थे वे खुद गोल करने के बजाय अपने साथी खिलाड़ी को पास देते थे ताकि उसे श्रेय मिल सके। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी वो गोल के पास आते थे तो वो दूसरे अपने खिलाड़ी को दे देते थे कि उसे भी गोल करने का श्रेय मिल जाए। उन्होंने कहा कि जीत हार उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की होती है, यानी वे खुद को नहीं देश को पहले रखते थे। इसका उत्तर भी हमने पढ़ लिया। फिर अगला है संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। पहला प्रश्न है, अपने अपने समूह से मिलकर इस संस्मरण की विशेषताएं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ये ग्रुप एक्टिविटी आप अपने क्लास में कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के
का नंबर है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 युग्म शब्द युग्म बनाइए। तो आप ऐसे बहुत सारे युग्म बना सकते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं 5 युग्म। जैसे वह जोर जोर से मारता था, आप जोर जोर लिख देंगे। खरगोश तेज तेज दौड़ता है तो तेज तेज हो जाएगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे हो जाएगा। कभी कभी हो जाएगा। लाल लाल हो जाएगा। रात रात हो जाएगा। और भी अनेक ऐसे युग्म बन जाएंगे। तो आप भी और बनाना चाहते हैं तो आप अपने मन से भी युग्म बनाइएगा। हमने आपको 5 युग्म बता दिए। फिर अगला है ख नंबर। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द विभिन्न विभिन्न हैं, एक जैसे नहीं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा कि जोर जोर, तो जोर जोर ना लिखकर हम कुछ और लिखेंगे। तो इसे आप लिख लीजिएगा। अभी आपको बता दें, जैसे हो जाएगा आना जाना, हंसी मजाक, रोना धोना, जीत हार, चलना फिरना। आप भी ऐसे शब्दों के युग्म और बना सकते हैं। जैसे हो जाएगा एक और अच्छा बुरा, ऐसा बना दीजिएगा। फिर अगला है ग नंबर। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे वे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा के जैसे यहाँ पर ये बीच में जो बना है इसे आप अच्छा के बाद अच्छा या बुरा कर दीजिएगा। उत्तर के बाद उत्तर दक्षिण, यहाँ पर जो छोटी सी बनी आप ऐसे ही डॉट, ऐसे ही छोटा या बड़ा है तो छोटा बड़ा। गुरु और शिष्य है तो गुरु शिष्य। अमीर और गरीब है तो अमीर गरीब। अमृत और विष है तो अमृत विष। ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। बस आप उसमें छोटे सा डॉट बना दीजिएगा। फिर अगला है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही लगा है, यहाँ पर ही नहीं लगा है। तो पहले हमने देख लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचान। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के न होने के वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया। हाँ, हमने देखा कि इसमें ही लगा है तो वाक्य ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमने कवि ने ही लगाया था। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न हो तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 वाक्य लाए हैं जो कहानी में दिए गए हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। पहला है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यहाँ पर ही देखिए, ही का मतलब यहाँ पर अगर बिना ही लगा कर फिर से पढ़ते, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। मतलब वो हराते वो तो ठीक है, पर ही लगा तो वो एकदम परफेक्ट बता रहे कि वो ज़रूर हराते हैं। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। देखिए यहाँ पर तो लगा है, मतलब ये सब ये किसी भी वाक्य को बल देता है, थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शित करता है।
उनके साथ भी बुराई की जाएगी। यहाँ पर भी आया है, मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। भी आया है यहाँ पर। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप ये 5 वाक्य लिख दीजिएगा अपनी पाठ्य पुस्तिका में। चलिए अगला देखते हैं। पाठ से आगे आपकी बात। ध्यानचंद का स्थान पर आप होते तो क्या बदला आप लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। हाँ, यदि मैं ध्यानचंद जी का स्थान पर होता तो मैं भी बदला लेता, लेकिन गुस्से या झगड़े से नहीं बल्कि खेल के मैदान में अपने प्रदर्शन से। मैं पूरी मेहनत से खेलता और यह दिखा देता कि चोट पहुंचाकर भी मेरी हिम्मत कम नहीं हो सकती। मतलब आप खेल में किसी को मार कर उसे आप उसकी खेल में हिम्मत कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप लिख दीजिएगा। आप जैसा भी समझ सकते हैं वैसा आप लिखिएगा। मैं अच्छे खेल के जरिए सामने वाले को हराकर यह साबित करता कि सच्चा जवाब शांति और हुनर से दिया जाता है, न कि हिंसा से। फिर अगला है, इस तरह का बदला सही मायने में प्रेरणादायक होता है और सभी के लिए एक अच्छी सीख भी है। ठीक है, आप इसे भी अपने पाठ्य पुस्तिका में लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ख नंबर है, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं? चलिए इसे भी देख लेते हैं। आप लिखेंगे, मुझे क्रिकेट सबसे अधिक अच्छा लगता है। अगर आपको कोई और खेल अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह खेल टीम भावना, धैर्य और रणनीति सिखाता है। इस खेल में हर खिलाड़ी की भूमिका होती है और जीत के लिए सभी का साथ जरूरी होता है। मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे शांत स्वभाव के हैं, कठिन समय में भी धैर्य खोते और अपने टीम के खिलाड़ियों पर भरोसा रखते हैं। अगर आपको कोई और खिलाड़ी पसंद है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। समाचार पत्र से क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? यदि आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो इसके सामने आप हाँ लिख दीजिए कि हाँ हम समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। आप अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आप अपने पिछले हफ्ते का समाचार पत्र देखकर आप किसी भी खेल के बारे में आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ख, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल को आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा के सामने डेस्क या कुर्सियां पर बैठ जाएंगे और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेंगे। चलिए इसे भी लिख लेते हैं। पहला कमेंट्री होगा, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष खेल प्रसारण और हम आपको लिए चलते हैं सीधे जम्मू स्टेडियम, जहां चल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला। कमेंटेटर 2,
जी हाँ, बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। भारत को जीत के लिए चाहिए 6 गेंदों में 12 रन। क्रीज पर हैं विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। आप ऐसे ही और लिख सकते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। आपको मैं कमेंटेटर 2, कमेंटेटर फर्स्ट, फिर कमेंटेटर सेकंड, आप ऐसे लिख दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, डायरी या प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। इंग्लिश में इसे डायरी एंटर कहते हैं, आपको पता ही होगा। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं, यानी आप फ़ोन पर भी लिख सकते हैं या फिर अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्य की कोई सीमा नहीं होती, चाहे 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। ये एक्टिविटी दी गई है, आपको इसे डायरी एंट्री को लिखना चाहिए। आप या फिर 2 वाक्य लिखिए या फिर 2 पेज लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, पर आपको लिखना चाहिए, ऐसा बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बॉल मारते हैं तो ये ऐसे घूम घूम कर, ये ऐसे जाकर, ये मतलब इसी में फंस जाएगा। फिर अगला का देखते हैं। अगर ये मारता है बॉल तो ये अंदर ले लेते हैं, ये इसमें, फिर ये ऐसे घुमा घुमा कर, मतलब ये भी फंस जाएगा, ये भी नहीं जा पाएगा। और तीसरा देख लेते हैं, ये जा रहा है बॉल, मतलब ये गोल कर देंगी। तो इसका ये हम बता देंगे कि ये जो लड़की है वो गोल कर देगी। चलिए अगला देखते हैं। झरोखे से। आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे यह अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चों अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। चलिए इसे देखते हैं। डांडी या गोथा, यह भील भीलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोता शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। यानी डांडी या गोथी का अर्थ है खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भीलाना बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। खेल सामग्री, मतलब खेल में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं डांडी या गोथा खेलने के लिए। बांस के गट्टे की गेंद जिसे दूहित कहते हैं। गोथा यानी अंग्रेज की एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ। राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना, मतलब एक बॉल रहेगा, उसके वृत्त के अंदर रहेगा, आप 2 ओर करना होगा कि जिस ओर आप कर देंगे आप जीत जाएंगे। कैसे खेल, यानी खेल की प्रक्रिया बताई गई, आप कैसे खेलेंगे। वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम दो खिलाड़ी हों। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा, मतलब जो टॉस जीतेगा वो प्रारंभ करेगा। गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना, हमला करने वाला
दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहता है। फिर दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं और वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार न करें। मतलब यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पर ये खड़ा है, तो ये चाहेगा कि ये बॉल को इस मार दे और ये चाहेगा कि इस बॉल को इस ओर मार दे। अगर ये इस ओर मार देगा यानी ये जीत जाएगा, अगर ये इस ओर मार देगा तो यानी ये जीत जाएगा। चलिए और पढ़ते हैं। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसा सुविधा हॉकी में खेल में नहीं। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान और इसलिए विजयी भी। चलिए अगला देखते हैं। खेल के दो विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से न छूना न रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना और न उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी के दल क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजयी होता है। विशेष, यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये दूहित और गोथे यानी गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। ठीक से हमने देख लिया। फिर अगला है साझी समझ। अपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं कि अपने मित्र के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेलिए। मतलब ये बताया कि आपको खेलने के लिए ऐसा आपको खेलना चाहिए, खेलने के लिए बोला गया है। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्लों में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। ये एक्टिविटी दी गई है कि आपको जैसे किसी और का खेल, जैसे आप गली मोहल्लों में खेलते हैं, उस खेल के नियम क्या उसकी ज़रूरत होती है, आप उसमें लिख सकते हैं। फिर अगला है खोजबीन के लिए। नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है। फिल्में, साक्षात्कार या आदि इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रेरक गाथाएं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। ये दिया गया है ये पढ़ने के लिए, आपको खोजने के लिए। पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई न कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लंगड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए। उसे दोबारा खड़ा किया। उसके
आंसू पूछें धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे इस प्रश्न के साथ कि सबके सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं। इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।